गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम और ये हमारा लेक्चर 1 है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मींस इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। इट मीन्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है इन बिटवीन कंप्यूटर का जो यूजर होता है एंड द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। मीन्स कि एक यूजर है और हार्डवेयर। अब हार्डवेयर तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेसिंग है उसको एक्सेस करने के लिए बीच में इंटरफेस चाहिए होता है। दैट इंटरफेस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स सिस्टम operating system a kind of system software which provide interface between user and computer hardware। ठीक है। the purpose of operating system, पर्पस क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इज टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट इन विच अ यूजर कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम इफिशिएंटली, जहां पे यूजर प्रोग्राम को इफिशिएंटली एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। Operating system is a program that control the execution of application program and acts as an interface between the user of a computer and a computer hardware। अब इसे ही हम एक डायग्राम से देखेंगे तो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखिए डायग्राम में, हार्डवेयर, फिर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन एंड यूजर। हार्डवेयर में क्या हमारा आ जाएगा, सीपीयू हमारी या हार्ड ड्राइव हो गई, मतलब जो हमारा मॉनिटर वगैरह होता है ये क्या हो गया, हार्ड ड्राइव हो गई। हार्ड मतलब जिसे हम छू सकते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बोला कि ये एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारा इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो विंडोज हो गया, एप्पल हो गया, लाइनेक्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है। और फिर क्या है, एंड यूजर। एंड यूजर मतलब यूजर, जो हम यूजर्स होते हैं उसको यूजर बोलते हैं। तो यूजर को हार्डवेयर तक पहुंचने के लिए हार्डवेयर की जो भी चीजें हैं, हार्डवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग है, जो भी एग्जीक्यूशन करना, उन्हें एग्जीक्यूट कराने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हमें बीच में इंटरफेस चाहिए होता है। ठीक है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब हिस्ट्री ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करते हैं हम कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में आया कैसे। ऑपरेटिंग सिस्टम वर फर्स्ट डेवलप्ड इन द लेट 1950s टू मैनेज टेप स्टोरेज। द जनरल मोटर रिसर्च लैब implemented the first OS in early 1950s for their IBM 701। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 1950 1950 से इसकी शुरुआत हो गई है। अब धीरे धीरे तो इसका अपग्रेड हो रही है चीजें, बट जो शुरुआत हुई है वो 1950 से हुई है। इन द मिड 1960s ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टेड टू यूज डिस्क। In late 1960s, the first version of Unix OS was developed. The first OS built by Microsoft was DOS। जो फर्स्ट ओएस डेवलप हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा वो क्या था, वो DOS था। इट वाज बिल्ड इन 1981 बाय परचेजिंग द 86 DOS सॉफ्टवेयर फ्रॉम ए सीटेल कंपनी। सीटेल कंपनी जो थी वहां से सॉफ्टवेयर ये परचेज किया गया था। द प्रेजेंट डे पॉपुलर ओएस विंडो फर्स्ट केम टू एग्जिस्टेंस इन 1985 व्हेन अ GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस was created and paired with MS DOS। ठीक। जो हम प्रेजेंट टाइम में विंडोज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, विंडो 7, पहले विंडो XP था, विंडो 7 आया, विंडो 8 आया, विंडो 8.1 आया, फिर विंडो 10, विंडो 10.1 एंड सो ऑन। तो जो ये विंडोज है इनका जो एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ था वो 1985 से हुआ था। व्हेन अ GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज क्रिएटेड एंड पेयर्ड विद MS DOS। ठीक है। अब स्ट्रक्चर का डिस्कशन करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system is a construct that allow the user application program to interact with the system hardware. Since the operating system is such a complex structure, it should be created with utmost care so it can be used and modified easily. An easy way to do this is to create the operating system in parts.
Each of these parts should be well defined with clear input, outputs and function. अब इसका सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो हम यहाँ पे फर्स्टली डिस्कस कर रहे हैं. सिंपल स्ट्रक्चर इसका क्या, देखिए इसका डायग्राम है. एप्लीकेशन प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम, MS DOS डिवाइस ड्राइवर और ROM-BIOS डिवाइस ड्राइवर. ठीक है, ये जो फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर था ऑपरेटिंग सिस्टम का वो ऐसे ही था. क्या स्ट्रक्चर था इसका, इसे जानते हैं. देयर आर मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैव अ रेदर सिंपल स्ट्रक्चर. They started as a small system and rapidly expanded much further than their scope. Means scope के according तो obvious सी बात है ना, किसी भी चीज में अपग्रेड करते हैं, अपडेट होती रहती हैं चीजें. आप जैसे अब आपके सिस्टम में 8 होगा, अगर विंडो 8 होगा तो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में ये अपडेशन आती रहेंगी कि आप विंडो 10 को अपडेट करिए. आपके फ़ोन में जब कोई रिक्वायरमेंट होती है तो देखिए अपडेशन का नोटिफिकेशन आता रहता है. तो उसी टाइप से जब डॉस बना था, फिर और रिक्वायरमेंट हुई इफ़िशियंसी की, तो उस टाइप में विंडोज़ और आगे प्रोसीड होने लगी चीज़ें. बट पहला स्ट्रक्चर जो इसका था वो ये था. देयर वॉज नो इंडिकेशन दैट इट वुड बी बिकम सो पॉपुलर. दिस इज द MS DOS स्ट्रक्चर विच वन इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, this way: application program, system program, MS DOS device driver and ROM BIOS device driver. It is better than operating system have a modular structure. Unlike MS DOS, that would be lead to greater control over the computer system and its various applications. The modular structure would also allow the programmer to hide information as required and implemented internal routines as they see fit without changing the outer specification. दूसरा क्या, लेयर्ड स्ट्रक्चर आता है. लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या है, ऑन वे टू अचीव मॉड्यूलरिटी. अब सिंपल स्ट्रक्चर में क्या था, कमी क्या चीज की थी, मॉड्यूलरिटी की थी. अब इसलिए इसमें क्या कर रहे हैं, इसका इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, मतलब अपग्रेडेशन कर रहे हैं. One way to achieve modularity in operating system is the layered approach. In this, the bottom layer is the hardware and the topmost layer is the user interface. अब इसका ये आप इमेज देखिए. This is the image of layered structure of operating system. ठीक है, अब क्या हुआ, सिंपल से जब हम लेयर में आए तो जो सिंपल जो स्ट्रक्चर था उसमें कुछ अपग्रेड करने की जरूरत पड़ी, जिसका अपग्रेडेशन जो हुआ, वो जो फॉर्म आया वो हमारा लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ. अब स्टार्टिंग से तो हमारा विंडो 10 और विंडो 10.1 तो नहीं बन गया था. बेसिक पहले हमारा डॉस बना था. डॉस को जब GUI के थ्रू कॉन्फ़िगर किया गया था, देन हमारा विंडोज यूज में आया था. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. अब देखिए लेयर्ड स्ट्रक्चर भी बन गया. अब क्या है, वन प्रॉब्लम विद द लेयर्ड स्ट्रक्चर इज दैट ईच लेयर नीड टू बी केयरफुली डिफाइंड. दिस इज नेसेसरी बिकॉज द अपर लेयर कैन ओनली यूज द फंक्शनैलिटी ऑफ द लेयर बिलो देम. क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वन प्रॉब्लम विद द लेयर्ड स्ट्रक्चर इज दैट ईच लेयर नीड टू बी केयरफुली डिफाइंड. ठीक है, this is necessary because the upper layer can only use the functionality of the layer below them. upper layer functionality use किसके कर रही है, the layer below them. this is the structure. structure क्या है हमारा, देखिए यूजर प्रोग्राम layer number 6, input output buffer layer number 5, process management layer number 4, memory management layer number 3, CPU शेड्यूलिंग इज लेयर नंबर 2 एंड लेयर नंबर 1 पे हमारा हार्डवेयर आता है. अब इनकी फंक्शनिंग दिया, हार्डवेयर, CPU शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट बफर, यूजर प्रोग्राम्स. ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे डिस्कस करेंगे कि 6 लेयर क्या, हार्डवेयर. दिस लेयर इंटरेक्ट with the system hardware and coordinates with all the peripheral device used such as printer, mouse, keyboard, scanner, etc. The hardware layer is the lowest layer in the layered operating system architecture. सबसे lower layer कौन सी हमारी, हार्डवेयर, जो हमने डायग्राम में भी देखा था.
फिर क्या आता है CPU शेड्यूलिंग. This layer deal with scheduling the process for the CPU. There are many scheduling queues that are used to handle processes. When the processes enter the system, they are put into the jobs queue. The processes that are ready to execute in the main memory are kept in the ready queue. CPU शेड्यूलिंग के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे बस हमें क्या पता करना है कि जब डील करना होता है प्रोसेस हमारे जो एग्जीक्यूशन होते हैं उसके लिए हमें CPU शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ती है कि कौन सा प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में रहेगा और कौन सा हमारा रनिंग स्टेट में रहेगा. ठीक है. फिर आता है मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट डील विद द मेमोरी एंड द मूविंग ऑफ द प्रोसेसेस फ्रॉम डिस्क टू प्राइमरी मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन एंड बैक अगेन. दिस इज हैंडल्ड बाय द थर्ड लेयर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है? जब इसके बारे में डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे. आगे की यूनिट में हमारा पूरा चैप्टर है मेमोरी मैनेजमेंट का. मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है कि जब भी कोई प्रोसेस आता है तो उसको कितना स्टोरेज एलोकेट करना है, स्टोरेज एलोकेशन कैसे होना चाहिए कि हमारी मेमोरी वेस्ट ना हो, मैक्सिमम टू CPU यूटिलाइजेशन हो सके. ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट टॉपिक में. फिर आता हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट. दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द प्रोसेसेस, दैट इज असाइनिंग द प्रोसेसर टू अ प्रोसेस एट अ टाइम. दिस इज नोन एज प्रोसेस शेड्यूलिंग. द डिफरेंट एल्गोरिथम यूज्ड फॉर प्रोसेस शेड्यूलिंग एज FCFS, first come first served, and SJFS, shortest job first priority, scheduling, round robin and scheduling etc. फिर आता है हमारा इनपुट आउटपुट बफर. इनपुट आउटपुट डिवाइस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर सिस्टम. ऑब्वियस सी बात है ना, इनपुट देंगे और आउटपुट भी हमारा कहीं शो होना चाहिए ना जो हम प्रोसेस कर रहे हैं. दे प्रोवाइड यूजर विद द मीन्स ऑफ इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम. This layer handle the buffer for the input-output devices and make sure that they work correctly. ठीक है. फिर हमारा क्या आता है यूजर प्रोग्राम. यूजर मतलब हम सब ही हुए. This is the highest layer in the layered operating system. This layer deal with the many user program and application that run in an operating system such as word processor, games, browsers, etc. ठीक है. तो ये हमारा क्या हुआ, बेसिक इंफॉर्मेशन हुई ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. अभी हम एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या लिखनी चाहिए, इसके एडवांटेज क्या हुए, व्हाट इज द गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सब चीजें जो हुए हैं वो हम अभी आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है. अभी इस लेक्चर में यहीं तक है. ओके, थैंक यू.